বাংলাদেশের ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের কথা মনে আছে? রাজপথে ছাত্রদের ঢল, পুলিশের দমন পীড়ন, লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস আর ইন্টারনেট বন্ধ করেও আন্দোলন থামাতে না পারা সরকার। এবার ঠিক এমনই এক দৃশ্যের অবতারণা ঘটেছে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে। क्या हिंदुस्तान में भी बांग्लादेश की तरह वहां पर अब दोस्तों इनकलाब आ रहा है? क्या वहां पर भी अब मोदी की हुकूमत है वो अब चेंज होने जा रही है? क्या जो नई हुकूमत आएगी उसके बांग्लादेश के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे? और जो जुलाई में बांग्लादेश में इनकलाब शुरू हुआ वो अगस्त में, जब 5-4 अगस्त को शेख हसीना चली गई थी, लेकिन सेम रिजेम्बलेंस अगर देखें हम कि जुलाई में ही बांग्लादेश में इनकलाब आया और जुलाई में ही हिंदुस्तान में अब शुरू हो गई है बड़ी मूवमेंट है, वो भी स्टूडेंट्स जैन जी लेकर आई बांग्लादेश की इनकलाब, और इधर हिंदुस्तान में भी जैन जी वहां पर, यानी जो अवामी लीग थी शेख हसीना की, इसी तरह लोगों के ऊपर लाठीचार्ज, हत्याचार, आंसू गैस, शेलिंग कर रही थी, और इसी तरह बीजेपी कर रही है जिस तरह से अवामी लीग कर रही थी। यानी कड़ियां मिल रही हैं, डॉट्स कनेक्ट मिल रहे हैं दोनों के। लेकिन बांग्लादेश में नाजरीन, जो शेख हसीना थी बहुत मजबूत हुकूमत थी, यानी उसकी ग्रिप थी हर इदारे के ऊपर, पूरे बांग्लादेश के ऊपर। लेकिन इधर नरेंद्र मोदी की इतनी ग्रिप नहीं है। लेकिन जैन जी इस वक्त इंडिया की जाग उठी है, उसने चैलेंज कर दिया है, बहुत बड़ी तादाद ने जंतर मंतर में जमा होकर छू मंतर कर दिया है और इंडिया को चैलेंज कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमी एहसान खान और अपना रदिक्चन एहसान खान यूट्यूब चैनल। आपको बताएं कि बांग्लादेश में जिस तरह से जुलाई में रेवोल्यूशन इनकलाब आया, और वैसे ही हिंदुस्तान में अब तैयारी पकड़ी जा रही है। और आपको ये बताएं कि बांग्लादेश में कोटा सिस्टम को लेकर स्टूडेंट सड़कों पर निकले थे, ये डिमांड थी, लेकिन शुरू में सीरियस नहीं लिया गया शेख हसीना हुकूमत की तरफ से, और फिर उनको मारा गया, पीटा गया। आहिस्ता आहिस्ता ये जो था एहतजाज, ये पूरे बांग्लादेश में फैल गया। यानी उन्होंने बांग्लादेश के बड़े शहरों में लॉकडाउन कर दिया, एहतजाज कर दिया, स्टूडेंट्स बाहर निकले, जैम कर दिया पूरे का पूरा मुल्क। लेकिन इधर हिंदुस्तान में दिल्ली में सिर्फ एहतजाज हो रहा है। अगर देखें, जो जेन जी हैं, स्टूडेंट्स हैं, नौजवान हैं, वो तो पूरे हिंदुस्तान में है ना। अगर वो ये ऐलान कर देते हैं कि भाई आपने कोलकाता में भी, मुंबई में भी और चेन्नई में भी, यानी हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों में आपने लॉकडाउन करना है, आपने वहाँ पर एहतजाज करना है, आपने वहाँ पर स्ट्राइक करना है, पहिया जाम हड़ताल करना है, तो फिर मेरे ख्याल में मोदी के लिए वहां से दौड़ने का रास्ता नहीं बचेगा। शेख हसीना तो आ गई थी ना बांग्लादेश से उड़ के इधर मोदी जी के पास, लेकिन मोदी जी कहां जाएंगे, ये एक सवाल है। तो जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है वैसे ही रिपीट हो रहा है। देखिए, 2 साल बाद वो दोनों जो बहन भाई की हुकूमत है मुझे जाती हुई नजर आ रही। मैं बहन भाई इसलिए कह रहा हूं कि जो मोदी और ये शेख हसीना है, इनकी आवाम के साथ जो सलूक है वो सेम है। दोस्तों आइए इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, वो देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड। বাংলাদেশের ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের কথা মনে আছে? রাজপথে ছাত্রদের ঢল, পুলিশের দমন পীড়ন, লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস আর ইন্টারনেট বন্ধ করেও আন্দোলন থামাতে না পারা সরকার। এবার ঠিক এমনই এক দৃশ্যের অবতারণা ঘটেছে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে। দিল্লির ছাত্রদের আন্দোলন দমাতে পুলিশের লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস, ব্যাপক ধরপাকড়, এমনকি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ইন্টারনেট সেবাও। কিন্তু কোনো কিছুতেই পিছু হটছেন না আন্দোলনকারীরা। সোমবার হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ঢলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দিল্লির যন্তর মন্তর থেকে সংসদ ভবন এলাকা। জাতীয় পতাকা হাতে সংসদ অভিমুখে যাত্রা করেন শিক্ষার্থীরা। এক পর্যায়ে পুলিশের সঙ্গে শুরু হয় সংঘর্ষ। আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ চালায় লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ওই এলাকার ইন্টারনেট সেবাও বন্ধ করে দেয় মোদি সরকার। কিন্তু এত কিছুর পরও থামেনি আন্দোলন। সংসদের ভেতরে তখন উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, আর বাইরে চলছিল উত্তাল বিক্ষোভ।
হাজার হাজার আন্দোলনকারী যখন সংসদ ভবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে তড়িঘড়ি করে সংসদ এলাকা ছাড়তে হয় প্রধানমন্ত্রীর গাড়িবহরকে। এই ঘটনার পরও দমে যাননি শিক্ষার্থীরা। পরদিন আবারও দিল্লির যন্তর মন্তরে জড়ো হন হাজার হাজার আন্দোলনকারী। আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, দিল্লি পুলিশ তাদের মঞ্চ ভেঙে দিয়েছে। তবে শিক্ষার্থীদের ঘোষণা, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আন্দোলন চলবে। पुलिसकर्मियों मारे पीटे हमारी बहनों को, मुझे मारे पीटे, लेकिन मैं बता दूं अगर मेरे तरीके के खुंतरा नौजवानों के काम आता है तो मैं बहाने के लिए तैयार हूं। আন্দোলনের পরিধি এখন শুধু শিক্ষার্থীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, তাদের পাশে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে পাঞ্জাবের কৃষকরাও। পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেলা থেকে ট্রাক্টর নিয়ে দিল্লির দিকে আন্দোলনে যোগ দিচ্ছেন হাজার হাজার কৃষক। ফলে ছাত্রদের এই আন্দোলন এখন ধীরে ধীরে বৃহত্তর গণ আন্দোলনে রূপ নিচ্ছে। যন্তর মন্তর থেকে সংসদ ভবন, দিল্লির রাজপথ এখন একটাই দৃশ্য। পুলিশের বাধা, লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস কিংবা ইন্টারনেট বন্ধ, কোনো কিছুতেই থামানো যাচ্ছে না আন্দোলনকারীদের। একটি ছোট্ট অনলাইন আন্দোলন যে এত দ্রুত রাজপথে ছড়িয়ে পড়বে তা হয়তো কল্পনাও করতে পারেনি নরেন্দ্র মোদী সরকার। কিন্তু এখন এই আন্দোলনই যেন চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকারের সামনে। এদিকে শিক্ষার্থীদের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে বিক্ষোভে নামে বিরোধী দলগুলোও। এরপরে রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, অখিলেশ যাদব সহ বিরোধী নেতারা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারি বাসভবনের দিকে মিছিল করেন। কিন্তু মাঝপথেই তাদের আটকে দেয় দিল্লি পুলিশ। পরে অবশ্য সবাইকে মুক্তি দেয়া হয়। তবে ছাত্র আন্দোলনের এই ঘটনাকে ঘিরেই ভারতের রাজনীতিতে শুরু হয়েছে নতুন সংঘাত। বাংলাদেশের ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থানের সঙ্গে দিল্লির বর্তমান পরিস্থিতির মিল নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে নানা আলোচনা। পুলিশি দমনপীড়ন, ইন্টারনেট বন্ধ কিংবা গ্রেপ্তার, কোনো কিছুতেই যদি আন্দোলন থামানো না যায়, তাহলে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে দিল্লির এই ছাত্র বিক্ষোভ? এই আন্দোলন কি শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদী সরকারের জন্য বড় কোনো রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ হয়ে उठবে? नरेंद्र मोदी की दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है, अब कैसे जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स इंस्पिरेशन लेकर ये जो हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स हैं, जेनजी हैं, वो भी अब सड़कों पर निकल आए हैं। वो कह रहे हैं कि एजुकेशन जो मिनिस्टर हैं वो रिज़ाइन करे, क्योंकि पर्चों के अंदर इम्तिहानात में जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिगिंग है, तो लिहाजा जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो रिज़ाइन करें। लेकिन वो रिज़ाइन नहीं कर रहे, और अब जो एहतजाज करने वाले लोग हैं, जो स्ट्राइक करने वाले प्रोटेस्टर हैं, उनके ऊपर फायर मारे जा रहे हैं, उनको ज़ख्मी किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। इसी तरह बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के ऊपर जब स्टूडेंट्स बाहर निकले थे तो उनको मारा गया। इसी तरह जो तहरीक है, ये जो मूवमेंट है, वो फैलती गई पूरे बांग्लादेश में। फिर जाकर उन्होंने शेख हसीना के रिज़ाइन का कर दिया था मुतालबा, यानी डिमांड। तो फिर ये कहानी जाके बिगड़ी थी। इसी तरह जिस तरह से बांग्लादेश में हो रहा है, वैसे ही हिंदुस्तान में रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। देखें, वो रिज़ाइन नहीं कर रहा इनका एजुकेशन मिनिस्टर इंडिया का, वो मोदी का बड़ा क्लोज बंदा है, वो कैसे करे? तो अब जाकर इनको समझ आ रही है कि अगर ये रिज़ाइन नहीं करते, कहानी अगर बिगड़ गई, तो मुझे ऐसा दोस्तों लग रहा है कि जैसे बांग्लादेश में हुआ था ना, वैसा ही होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।